जो भी बाहर निकल रहा है, रात में अकेले बाहर निकलना सही नहीं है और किसी अजनबी के टहलने के प्रस्ताव को स्वीकार करना भी सही नहीं है। मैं ये बात अब जानती हूँ, लेकिन 2 साल पहले जब मैं पार्क में टहल रही थी तो मैं नहीं जानती थी कि कुछ गलत भी हो सकता है। मैं पार्क की शांति का आनंद ले रही थी कि तभी मैंने अपने सामने किसी की परछाई देखी। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी जानवर से ज्यादा क्या ही हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आई तो जो सामने से आ रहा था वो एक आदमी था। मैं घबरा गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से वो चल रहा था उसे देखकर मैं घबरा गई, लेकिन फिर अचानक वो एक लैंप पोस्ट से होते हुए गुजरा और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं इस आदमी को जानती थी, वो मेरे एक अच्छे दोस्त लूसी का पिता था। हमने कई दोपहर पार्क में बैठकर गप्पे लड़ाते हुए निकाले। मैंने अपना पिछला डर साइड रखा और दोबारा उसकी तरफ जाने लगी। मेरा डर राहत में बदल गया। हे मिस्टर कैस्टर, मैं क्लैरिसा। क्लैरिसा, कितना वक्त हो गया है, हम एक दूसरे से मिले नहीं। कैसी हो तुम? तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? उनकी इस तरह आराम से बातचीत करने से मुझे सहारा मिला और मेरा पहले का डर कम होने लगा। हम एक साथ चलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे और अपने पुराने पारिवारिक सफर को याद करके हंसने लगे। रात की हवा का मजा लेते हुए हम बातें करते करते चलते रहे और मैं अपना डर भूल गई। इसके बावजूद बातचीत अजीब होने लगी और मुझे असहज महसूस होने लगा। सो क्लैरिसा, क्या तुम किसी खास को मिल रही हो? वो कहना, मैं हमेशा किसी न किसी तरह की सलाह देता रहता हूँ। उसने अपने होंठ चाटे और मुझे घूर कर देखा। शुक्रिया, लेकिन मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहूंगी। खैर, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। क्योंकि अब मैं डरी हुई नहीं थी, इसलिए मैं बिना हिचकिचाए उनके साथ एक अंधेरी गली में चली गई। उसने मेरा हाथ अब जोर से पकड़ लिया और मुझे अपने साथ साथ ले जा रहे थे। हम आखिरकार एक जगह रुक गए और मैंने कंफ्यूज होकर इधर उधर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ क्यों थे। अचानक उसके हाथ मेरे कंधे पर थे। उसने मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया। उसके होंठ मेरी गर्दन को छू रहे थे और मैं घबरा कर पीछे हटते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी। मदद करो, कोई प्लीज मेरी मदद करो। मुंह बंद रखो, अब बहुत देर हो चुकी है। बेदखना बंद करो वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो मुझे बांधने लगे और मैं समझ गई कि अगर मैंने खुद को समय पर नहीं छुड़ाया तो ये मेरा अंत होगा। बेइंतहा ताकत लगाने के बाद मैं खुद को आजाद करने में सफल हुई और जितनी तेज हो सका उतनी तेज पार्क की तरफ भागी। वो पीछे से मुझे कोस रहा था। मैं एक झाड़ी के पीछे छुप गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे मुझे ढूंढते हुए देख सकती थी। वो भारी पैरों के साथ गुस्से में घूम रहा था। क्लैरिसा, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने पार्क में बने बाथरूम के बगल में लगी झाड़ियों को हटा हटा कर देखना शुरू कर दिया। मैं चुप रहने की पूरी कोशिश करते हुए सिसकी। अगर उसने उसे झाड़ी में झांक कर देख लिया जिसमें मैं छुपी हुई थी तो मेरा काम खत्म। मैं फिर भी झाड़ियों में छुपी रही। वो ठीक मेरे पीछे था और मैंने अपने हाथों से अपना मुंह दबा लिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं ना हिलूं। मैं जिस झाड़ी में पीछे छुपी हुई थी वहां से उसे देख सकती थी। वो वहां से चला गया, लेकिन मैं अब भी सुन सकती थी कि वो मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था और मुझे बाहर आने के लिए कह रहा था। क्लैरिसा, क्लैरिसा। आखिरकार सब शांत हो गया और मैं समझ गई कि वो चला गया है। मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकली और अपनी गाड़ी की तरफ भागी। जल्दी से अंदर बैठकर मैं अपने घर की तरफ निकल गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल थम गया। मेरे घर के बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था और वो मेरे घर की खिड़कियों में झांक रहा था। वो बाल मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्हें देखते ही मैं समझ गई कि वो कैस्ट्रो था। अब मुझे पछतावा हो रहा था क्योंकि मैं उसे और उसकी बेटी को पहले ही डिनर के लिए इनवाइट कर चुकी थी। अब वो जानता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। इससे पहले कि वो मुझे देख लेता, मैंने अपनी गाड़ी एक सुनसान गली में लगा दी और फौरन पुलिस को फोन कर दिया। हेलो, हाँ प्लीज मदद भेजिए। एक आदमी मेरे घर के बाहर है जिससे मैं डरी हुई हूँ। वो मेरा पीछा कर रहा है और मुझे अगवा करना चाहता है। मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया और उन्होंने वादा किया कि वो जल्द ही आ जाएंगे। मेरी खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने देखा कि कैस्ट्रो मेरे घर से दूर जा रहा था। रात में उसका रूप और भी ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। मैंने सब्र रखते हुए पुलिस के आने का इंतजार किया। मैं प्रार्थना कर रही थी कि उसके यहाँ से जाने से पहले पुलिस आ जाए ताकि वो उसे पकड़ सके। जब वो आए तो उन्होंने उसके लिए आसपास छानबीन की, लेकिन वो जैसे हवा में गुम हो गया। उसकी गाड़ी देखने के बाद जो उन्हें मिला उसे देखकर मैं चौंक गई। गाड़ी की डिक्की में पुलिस को औरतों के कपड़े और एक बैग भर के गहने मिले। पुलिस ने फौरन उस आदमी के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया और उसका घर छाना। कुछ दिनों के बाद ये सब खबरों में था। कई जवान लड़कियां बहुत सालों से एक घर में कैद रखी गई थी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार एक ऐसे आदमी का शिकार बन गई थी जो दिमागी हालत से बीमार है। ये जानकर मेरी रूह कांप गई कि मैं इन लड़कियों के जैसा बनने के कितने करीब थी, जिन्हें परसों से दिन की रोशनी देखना नसीब नहीं हुआ। मैं उस रात अपनी किस्मत के लिए आभारी थी, लेकिन जो कुछ भी हो सकता था उसके बारे में सोचकर बहुत ही डरी हुई और सदमे में भी थी। ऐसा तभी होता है जब हम अपनी मौत को अपने सामने इतने करीब से देखते हैं और हमें एहसास होता है कि कभी कभी जिंदा रहने के लिए बस एक चमत्कार काफी होता है। मैंने हमेशा सीरियल किलर और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। पिछली गर्मियों में मेरा इम्तिहान शुरू होने से पहले मैंने कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहकर आने के बारे में सोचा। मेरे डैड एक बड़े वकील थे और मेरी मॉम पॉलिटिशियन। उनकी जोड़ी ऐसी थी जैसे आसमान में बनी हो। वो भी काम में बहुत व्यस्त थे, जैसे कि आप सोच ही सकते हैं, इसलिए वो अक्सर घर पर नहीं रहा करते थे। हमेशा की तरह उन्हें उस दिन एक खास मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए मैं घर में अकेला था। मेरे हिसाब से वो एक अच्छी खबर थी, कम से कम उस वक्त तो मुझे ऐसा ही लगा था। उस शाम मैं टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था। अचानक शो के बीच में रोककर एक जरूरी खबर दिखाई गई। शैतान सीरियल किलर मैनुअल ओटिस आका मशेट मैनुअल हाल ही में जेल से फरार हो गया है और तब तक उसका कोई अता पता नहीं है। आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि आप सब अपने घर की खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर लें और कल सुबह तक बाहर ना निकलें। उसके चेहरे, गले और पूरे शरीर में जगह जगह टैटू बने हुए थे। यहाँ तक कि उसके अपनी आंखों के पास भी टैटू करवाया हुआ था ताकि वो एक राक्षस जैसा लग सके। उसके दांतों पर प्लैटिनम का कवच लगा हुआ था और उसके दोनों हाथों पर गहरे घाव थे। एक एक घाव उस आदमी का दिया हुआ जिसे उसने मारा था। मेरा गला सूख गया और जब मैंने उसके हमारे घर आने की संभावना की कल्पना की तो मेरा सर घूम गया, खासकर तब जब मेरे डैड वो वकील थे जिन्होंने उसे अंदर करवाया था। जाहिर है ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने करीब 30 लोगों को एक भयानक हथियार की मदद से बुरी तरह काट कर मार डाला था। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। मैंने ऊपर जाकर पढ़ाई करने से पहले कम से कम 3 बार अपने घर के दरवाजे चेक किए और सभी खिड़कियां भी बंद कर दी। मैंने हमारे डॉग ब्रूनो को लिविंग रूम के कारपेट पर सुला दिया, उसे वहीं सोना पसंद था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मुझे खुद को शांत करने की बहुत जरूरत थी। शांत हो जाओ लूकस, अगर वो यहाँ तक आ भी गया तो भी वो किसी भी हाल में अंदर नहीं घुस सकता। मैंने सोचा था कि मैं पूरी रात पढ़ूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद ही मुझे नींद आ गई। देर रात होने पर सिंक के नलके से पानी बहने की आवाज की वजह से मेरी नींद खुली। मेरी नींद भरी आंखें टेबल पर पड़ी अलार्म क्लॉक की तरफ गई। वक्त हुआ था 11:35। अरे यार, मैंने शायद पानी चलता हुआ छोड़ दिया। शायद मैं उस आवाज को नजरअंदाज भी कर देता, लेकिन फिर मुझे जोर जोर से भिनकने की आवाज आने लगी। ब्रूनो भौंक क्यों रहा है? मैंने खुद से पूछा। जैसे ही मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा, मैंने हर कदम आराम आराम से लिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों पर किसी ने रेत की भारी पोतलियां बांधी हुई और मुझे नींद की वजह से सब धुंधला दिखाई दे रहा था। ये एक चमत्कार ही था कि मैं लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरा। अचानक ब्रूनो का भौंकना रोने में बदल गया, जैसे कोई जख्मी जानवर होता है, और फिर वो आवाज भी अचानक बंद हो गई। ब्रूनो, ब्रूनो, कहाँ हो तुम? मैंने फुसफुसाते हुए आवाज लगाई जब तक मैं सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त तक मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। अचानक लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा और लाइट का स्विच बार बार ऊपर नीचे किया। किस्मत से मेरा फोन मेरे हाथ में था, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली और फिर लिविंग रूम की तरफ जाने लगा। क्या कोई वहां है? हेलो ब्रूनो, क्या तुम वहां हो? मैं चिल्लाया, इस उम्मीद में कि ये एक बुरे सपने की तरह बस खत्म हो जाए। अचानक मैंने खिड़की खुलने की आवाज सुनी, जो झटका मेरी आंखों से नींद भगाने के लिए काफी था। क्या कोई वहां पर है? हेलो। मैंने ऐसे ही एक बार खाली घर में आवाज लगाई। ब्रूनो लिविंग रूम में नहीं था। मैं मुख्य दरवाजे की तरफ गया और तब जाकर मैंने वो नजारा देखा। ताला टूटा हुआ था और दरवाजा भी पूरी तरह खुला हुआ था। मैंने ये भी देखा कि हमारे सामने वाले घर में लाइट थी। इसका मतलब किसी ने हमारे घर की लाइट काट दी थी। मैं बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाने लगा जहां फ्यूज बॉक्स लगा हुआ था। मैं फ्यूज बॉक्स तक पहुंचा जो कि बेसमेंट के दरवाजे के ठीक पीछे था। मैं ये जानकर हैरान था कि लाइट किसी ने बंद की हुई थी। जाहिर है कि यह काम मैंने नहीं किया था, इसलिए अब मुझे कोई शक नहीं था कि घर में कोई और भी था। मैंने स्विच ऊपर किया और लाइट वापस आ गई। शुक्र है, मैंने खुद से कहा। अब मेरा मन थोड़ा शांत हो गया था।
लेकिन इससे पहले कि मैं चैन की सांस ले पाता, मैंने किचन की तरफ देखा और एंट्रेंस पर एक आदमी हाथ में नोकीला हथियार लेकर खड़ा हुआ था। वो आदमी जो बिना किसी शक के मैशेट मैनुअल था। कैसे हो बदजात बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक ही सवाल है, क्या तेरा बाप घर पर है? मैनुअल ने कमरे के दूसरी तरफ से गुर्राते हुए मुझे अपनी भाषा में पूछा, और इस तरफ मैं इतने घबराया हुआ था कि मैं एक शब्द भी नहीं कह पाया, यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तू बहरा है या बेवकूफ? वो चलाया और फिर मेरी तरफ भागते हुए आया। बिना ज्यादा सोचे मैंने जोर से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया और फिर सीढ़ियों से नीचे चला गया। मैंने दरवाजे को हिलते हुए देखा, क्योंकि बाहर से मैनुअल उस पर अपनी लातों से वार कर रहा था। मेरे पैर किसी चीज पर जा अटका, मैं सीधे जमीन पर गिर गया। मेरा फोन भी मेरे हाथ से फिसल गया और लाइट बंद हो गई। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बेसमेंट में अंधेरा हो गया, लेकिन कुछ देर तक अंदाजा लगाने के बाद मुझे लाइट का स्विच मिल गया और तब मैंने उसे देखा। ब्रूनो का बेजान शरीर सीढ़ियों के नीचे पड़ा हुआ था। उस आदमी ने जरूर पहले आकर उसी को मारा होगा। ब्रूनो, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब भी ऊपर की ओर उसके भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। मैं अपना फोन ढूंढ नहीं पा रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी मैंने अपने घर के बेसमेंट की खिड़की देखी। मैं फौरन उस तरफ गया और फिर हमारे पड़ोसियों के घर भागा। मैंने उनका दरवाजा तब तक खटखटाया जब तक उन्होंने खोल नहीं दिया। आपको मेरी मदद करनी होगी। वो सीरियल किलर, वो अभी मेरे घर पर ही है। जिनके घर में गया था, वो हमारे पड़ोस की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने साथ कुछ और आदमियों को इकट्ठा किया और मेरे घर के अंदर घुस गए। हर आदमी के हाथ में राइफल या बड़ी बंदूक थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें मिट्टी से भरे पैरों के निशान के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स और पुलिस को फोन करके बुलाया। उसके कुछ ही समय के अंदर अंदर हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब इस बात को करीब 1 साल हो चुका है और मुझे अभी भी रात को सोने में डर लगता है, खासकर तब जब मैं जानता हूं कि वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। मेरा नाम दीना है और मैं डरावनी फिल्मों की बहुत बड़ी फैन हूं। सच कहूं तो इस तरह की फिल्मों के लिए मेरा प्यार एक ही रात में खत्म हो गया। उस रात पे अपने घर में अकेली थी। मैंने हाल ही में उस घर में शिफ्ट किया था और अभी भी मुझे बहुत सारा सामान लगाना था। शनिवार की रात थी और मैंने सोचा था कि मैं आज की शाम एक डरावनी फिल्म देखकर बिताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई फिल्म चुन पाती मुझे फोन आ गया। हेलो टीना, क्या तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद है? क्या वाकई? क्या हुआ तुम्हें मेरे दोस्त? सबसे पहले तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं हो। दूसरा, क्या तुम वाकई मुझे फिल्म स्क्रीम के माध्यम से डराना चाहते हो? उस फिल्म के ऊपर कई मजाक बन चुके हैं। तुम्हें उस इंसान की इज्जत होनी चाहिए जो ये जानता है कि तुम कहाँ रहती हो टीना। मिस्टर साइको, मुझे तुम्हें ये याद दिलाने में खेद हो रहा है कि अब हम 21वीं सदी में हैं और अगर तुम मेरे जन्मदिन भी नहीं जानते होगे तो मुझे हैरानगी होगी। अब मैं देखने के लिए कोई फिल्म चुन लूं, तब तक तुम किसी डरपोक को जाकर डरा के आओ। बाय बाय। जैसे ही मैंने उसका फोन काटा तो मैं थोड़ा हंसी। ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि उसने मुझे बिल्कुल नहीं डराया, लेकिन हाँ, थोड़ा मजा जरूर दिलाया। लेकिन जो बात मैं नहीं जानती थी वो ये थी कि ये मजाक जल्द ही खत्म हो जाएगा। अचानक एक पत्थर मेरे घर की खिड़की से आकर लगा। मैंने भागकर खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, और जैसे ही मैंने उस पत्थर की तरफ देखा तो उस पर एक संदेश था। हेलो, सुनो मेरी बात, बेहतर होगा। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम एक बार और मेरा फोन काटोगी तो मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा, समझी? क्या चाहिए तुम्हें? तुम कह रही थी कि तुम्हें स्क्रीम फिल्म के बारे में पता है ना? तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए? मशहूर होना। तो फिर इसके लिए तुम गलत इंसान के पास आए हो। निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ ये करने का तुम्हें कोई वक्त दूंगा? कहाँ हो तुम? तुम्हें देख रहा हूँ टीना, तुम्हें नीली टी-शर्ट में घबरा कर घूमते हुए। ये सब सुनकर मेरा पहले काम ये था कि जितनी दूर हो सके भाग जाऊं। मैं अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन उस आदमी की आवाज ने मुझे रोक दिया। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है वो यही हो सकता है? मैं अचानक रुक गई। क्या वो मुझे ये कह रहा था कि मैं अंदर ना जाऊं, या फिर हो सकता है कि वो सच कह रहा हो और वो वाकई यहाँ हो? मैं उस कमरे में ना जाने का फैसला करती हूँ और ऊपर चली गई। मैं गेस्ट रूम में गई और वहां जाकर छुप गई। वो कमरा डब्बों से भरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और किसी को भी ढूंढना नामुमकिन था। मैं सुरक्षित थी। क्या शानदार जगह चुनी है तुमने मुझसे छुपने की, टीना। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम चालाक हो, लेकिन तुम एक ऐसी जगह छुपी हो जिसके बारे में जानना बेहद आसान है मेरे दोस्त। क्या वाकई?
अगर तुम इस कमरे में होते तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैंने क्या पहना हुआ है? क्या तुम्हें फिल्म बिल्कुल भी नहीं याद डीना? इसमें कभी भी एक कातिल नहीं होता। वो आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में तेज धार वाला बड़ा चाकू था। उसका डिजाइन ठीक वैसा ही था जैसा स्क्रीन फिल्म में था, लेकिन ये और भी डरावना था। वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। उसके बढ़ते कदमों ने मुझे डरा दिया। वो आदमी जानता था कि परिस्थिति उसके हाथ में है और मैं उसके लिए एक शिकार से बढ़कर और कुछ नहीं थी। मैंने उसे रोकने के लिए उसकी तरफ एक डब्बा फेंका और दरवाजे की तरफ भागी। भागने की बजाय मैं दरवाजे के पीछे छुप गई और जैसे ही वो बाहर आया मैंने उसे एक बार फिर डब्बे से मारा। उसके बाद मैं घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाती दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके पीछे वहां एक और आदमी था, लेकिन उसने अलग रंग का मास्क पहना हुआ था, पर वो दोनों साथ ही थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पहले वाला आदमी भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मैं अंदर बंद हो चुकी थी और मेरे पास अब बेसमेंट में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं भागकर सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से में जाकर छुप गई और उनमें से एक नीचे आया। वो आदमी धीरे धीरे चलने लगा और बेसमेंट का मुआयना करने लगा। वो जानता था कि मैं वहां कहीं हूं, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। मैंने खुद को बचाने के लिए उस पर वार करने के बारे में सोचा, लेकिन हम दोनों की ताकत में काफी अंतर था, इसलिए मुझे लगा कि यह सही ऑप्शन नहीं है। जैसे ही वो आदमी मेरी दिशा में आया तो वो घूमा और रुक गया। उसने बेसमेंट की लाइट्स ढूंढना शुरू कर दिया। ये मेरा वहां से भागने का मौका था। मैंने उसे धक्का दिया और सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर आकर मैंने पीछे से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अब तक इस चीज का अंत नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, दूसरा आदमी मेरे ऊपर कूदा और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। मैं उसे चकमा देकर बचने में कामयाब हुई, लेकिन वो मुझसे तेज था। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे किचन के काउंटर की तरफ धक्का देकर चोट पहुंचाई। मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा डीना, मेरा दोस्त इतना होशियार नहीं है, उससे मैं बाद में निपटूंगा। विश्वासघात के बिना फिल्म में कोई मजा नहीं है ना? वो बस एक फिल्म है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि असल जिंदगी में भी वैसा ही होगा? बेशक होगा, जरूर होगा, और फिल्म से हटकर इसका अंत भी अच्छा ही होगा। मैं मशहूर हो जाऊंगा, मुझे खत आया करेंगे, लोग मुझे पहचानने लगेंगे, मैं मेंशन से भी बड़ा हो जाऊंगा। मुझे इस पागल के हाथों मरना मंजूर नहीं था। उसकी इन बातों के बीच मैंने अपना हाथ बढ़ाकर ये देखने की कोशिश की कि मैं किस चीज से उस पर वार कर सकती हूँ, और मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे एक परफेक्ट चीज मिल गई। तुम्हारे सपनों में। उसने अपने चेहरे पर बेशक मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसकी आंखें दिख रही थी। मैंने वहां ऑयल स्प्रे कर दिया और जैसे कि मैंने सोचा था, वो आदमी तड़प कर पीछे हट गया और हवा में अपना हाथ चलाने लगा, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मैंने जोर से उस पर वार किया और उसके जमीन पर गिरते ही वहां से भाग निकली। इस बीच पहले वाला आदमी बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो गया और मेरे पीछे भागने लगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक मेरा पीछा नहीं कर पाया। पुलिस की गाड़ी मेरे घर के बाहर ही घूम रही थी। जैसे ही इन्होंने मेरे पीछे एक आदमी को भागते हुए देखा, दोनों ऑफिसर्स ने उतरकर उसे पकड़ लिया। मैं आखिरकार सुरक्षित थी। मैंने उन्हें बताया कि एक और अपराधी मेरे घर के अंदर है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए। वो पीछे के दरवाजे से भाग निकला था, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि उसके साथी ने उसका पता बता दिया था। ये दोनों अपराधी पुराने पड़ोसी थे और उन्होंने वाकई मुझे जान से मार डालने का प्लान बनाया था। उन दोनों पर कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम लगा और जब तक वो रिहा होंगे तब तक मैंने खुद को उनसे लड़ने या उनका सामना करने के लिए तैयार कर लिया। वो आखिरी दिन था जब मैंने एक डरावनी फिल्म देखी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि अब मेरे लिए ऐसी फिल्म देखना नामुमकिन हो गया है। जब जब मैं ऐसा करती हूँ मुझे उन दोनों पागल आदमियों की याद आती है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। हालांकि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन जो छाप उन्होंने उस रात मुझ पर छोड़ी थी वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।